क्या हो अगर कोई अनदेखा साया सिर्फ तुम्हें देख सकता हो, तुम्हारी हर सांस को महसूस कर सकता हो और तुम्हारे जिस्म की खुशबू तक उसका जुनून बन चुकी हो? दृश्य आतंक। ऐसी ही एक दहशत भरी मगर रहस्यमयी प्रेम कहानी है आर्या की, जो अनजाने ही किसी की ख्वाहिशों का हिस्सा बन चुकी है। एक परछाई जो उसे छू नहीं सकती मगर उसके हर स्पर्श को महसूस कर सकती है। वो फुसफुसाहटें, वो सिहरन, वो अदृश्य छुअन। क्या यह कोई वहम है या कोई ऐसी काली मोहब्बत जिससे बच पाना नामुमकिन है? जब यह साया अपना हक जताएगा तो क्या आर्या उससे भाग पाएगी या खुद उसकी गिरफ्त में समा जाएगी? नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, ये कहानी 18+ दर्शकों के लिए है, जिसमें हॉरर और रोमांचक पलों का अनोखा संगम है। अगर आप डर और सस्पेंस के साथ इंटेंस और बोल्ड कहानी का अनुभव लेना चाहते हैं तो हेडफोन लगाकर अकेले सुनें। और हाँ दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां आप सबसे पहले सुन सकें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात का वक्त था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चांद बादलों के बीच जैसे छुपने छुपाने का खेल खेल रहा था। यही मौसम आर्या को सबसे ज्यादा पसंद था। वह छत पर अपनी चारपाई डालकर इस सुहानी रात का आनंद ले रही थी। घर के बाकी लोग नीचे सो रहे थे, लेकिन आर्या की आंखों में नींद नहीं थी। कुछ देर पहले ही उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक हॉरर कहानी पढ़नी शुरू की थी। कहानी इतनी दिलचस्प थी कि उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और अब उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी चारपाई पर लेटकर कहानी के अगले हिस्से को पढ़ने ही वाली थी कि अचानक उसके फोन की स्क्रीन एकदम काली हो गई। ऐसा लगा जैसे शब्द किसी ने निगल लिए हों। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, पूरे मोहल्ले की बिजली गुल हो गई। पहले तक हल्की रोशनी थी जिससे थोड़ा भरोसा बना हुआ था, लेकिन अब अंधेरा घना और डरावना हो गया था। आर्या को महसूस हुआ कि माहौल अजीब सा हो गया है। तभी गली में कुत्तों के भौंकने की आवाजें तेज हो गईं। उसे लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वह जैसे ही फोन को फिर से स्क्रॉल करने लगी, उसे अपने सिरहाने किसी के बैठने का एहसास हुआ। उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधों पर हाथ रख दिया हो और उसे चारपाई पर धकेल दिया हो। उसका गला सूखने लगा, सांसें तेज हो गईं। फोन की काली स्क्रीन, गहरी रात का सन्नाटा और कुत्तों का भौंकना माहौल को और डरावना बना रहा था। तभी हवा में सरसराहट हुई और किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, आर्या सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। आर्या के रोंगटे खड़े हो गए। यह आवाज कहीं आसपास से ही आई थी। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आर्या की सांसें तेज हो गई थीं। पूरे शरीर से पसीना बह रहा था, जबकि ठंडी हवा बदन से टकरा रही थी। डर उसके रग रग में उतर चुका था। उसने हिम्मत करके पास रखी पानी की बोतल उठाई, कुछ छींटे चेहरे पर मारे और 2 घूंट पानी पीकर फोन को साइड में रख दिया। मन तो कर रहा था कि नीचे जाकर परिवार के पास बैठ जाए, लेकिन पैर जैसे जड़ हो चुके थे। आर्या जैसे ही उठने को हुई, तभी अचानक एक भयानक चीख उसके कानों में पड़ी। इतनी तीखी और डरावनी थी कि उसने झट से अपने कानों में उंगलियां डाल ली, लेकिन फिर भी वह चीख कम नहीं हुई। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन दौड़ गई। डर के मारे आर्या ने मन ही मन भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों बाद वह चीख धीमी होती चली गई और फिर पूरी तरह से शांत हो गई। तभी उसे अपने भाई विराट की आवाज सुनाई दी, दीदी आप जाग रही हो। आर्या को जैसे ही विराट की आवाज सुनाई दी, उसने झट से जवाब दिया, हाँ हाँ विराट, इधर तो आओ। विराट ने छत की सीढ़ियों से झांकते हुए कहा, क्या हुआ दीदी, आप ठीक हो? आर्या कुछ पल ठहरी, फिर बोली, नहीं कुछ नहीं, बस मुझे लगा तुमने मुझे आवाज दी थी। विराट थोड़ा उलझा, मैं तो अभी नीचे से आया हूं, आप ठीक से सो जाओ, सुबह बात करते हैं। यह कहकर वह वापस नीचे चला गया। आर्या उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसके कदम आगे नहीं बढ़े। वह खुद को समझाने लगी कि यह सिर्फ उसका वहम था, शायद वह ज्यादा सोच रही थी। लेकिन तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके कुर्ते की डोरी धीरे धीरे खुल रही है। उसकी पूरी दुनिया जैसे थम गई।
आर्या के हाथ कांपने लगे। उसने झट से अपने हाथ पीछे ले जाकर डोरी पकड़नी चाहिए, लेकिन वह पहले ही खुल चुकी थी। और फिर उसे अपने बालों में हल्की सरसराहट महसूस हुई, जैसे कोई उसके लंबे बालों को उंगलियों से घुमा रहा हो। अब उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। डर उसकी आत्मा तक समा चुका था। उसने रोते हुए भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और पता नहीं कब गहरी नींद में चली गई। सुबह जब आर्या की आंख खुली तो मन में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कुछ गलत हुआ हो, लेकिन याद करने की कोशिश करने पर भी कुछ समझ नहीं आया। उसने खुद को समझाया कि शायद रात में कुछ अजीब सपने देखे होंगे या फिर देर रात तक हॉरर कहानियां पढ़ने का असर था। उसने लंबी सांस ली और खुद को सामान्य करने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे उठकर अपना बिस्तर ठीक करने लगी। तभी नीचे से किसी के रोने की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। आर्या का हाथ रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज बिल्कुल असली लग रही थी, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। डर को नजरअंदाज करते हुए वह जल्दी से नीचे की ओर भागी। जैसे ही उसने पूरे घर का चक्कर लगाया, उसका दिल दहल गया। घर पूरी तरह खाली था। मम्मी, उसने हल्की आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। उसका गला सूखने लगा। उसने दोबारा जोर से आवाज लगाई, पापा, भैया। कोई नहीं था। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई और भी मौजूद हो, जिसे वह देख नहीं पा रही थी। फिर उसकी नजर मेन गेट की ओर गई। गेट बाहर से बंद था। अब उसका दिल दहल चुका था। ये क्या हो रहा है, वह खुद से बुदबुदाई। डरते डरते उसने एक बार फिर आवाज लगाई, मम्मी, आप हैं कहीं? रोने की आवाज धीमी होती गई और फिर किसी के सिसकने की हल्की सी ध्वनि आई। आर्या, मैं यहां हूं, मेरे पास आओ। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। आवाज जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ था, कुछ बहुत अजीब। कौन? उसकी आवाज कांप रही थी। धीरे धीरे उसने अपने कमरे की ओर झांकने की कोशिश की। अंदर कुछ ज्यादा नहीं दिखा, लेकिन माहौल भारी हो गया था। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आर्या ने चीख मारते हुए खुद को पीछे धकेला और धड़ाम से गिर पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, सामने उसकी मां खड़ी थी। क्या हुआ आर्या? उनकी आवाज में चिंता थी। साक्षी कांपती हुई अपनी मां से लिपट गई और तेज तेज सांसें लेने लगी। मम्मी, आप कहां थी? मुझे लगा घर में कोई नहीं है। मुझे लगा कोई रो रहा था। उसकी मां ने उसे संभालते हुए कहा। मैं तो बस छत पर गई थी कपड़े उतारने। आर्या बीच में बोल पड़ी। पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा शायद कोई रो रहा है। क्या तुमने सच में किसी को रोते सुना? साक्षी ने डर से सिर हिला दिया। आर्या की मां ने उसके सिर पर हल्की चपत लगाते हुए कहा, यह सब तुम्हारे हॉरर स्टोरीज पढ़ने का नतीजा है। पता है ना, आज गुरुवार है। मैं मंदिर गई थी और सब अपने अपने काम पर निकल गए। तुम बस सोती रह गई। आर्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ ठीक है मम्मी, मैं तैयार होकर आती हूँ। वह धीरे धीरे अलमारी से कपड़े निकालने लगी। मन में अब भी अजीब सा डर था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब सिर्फ उसका भ्रम है। बाथरूम में घुसते ही उसने दरवाजा अच्छी तरह से लॉक किया और शॉवर चालू किया। ठंडे पानी की बूंदें उसके चेहरे से टकराईं तो थोड़ा राहत महसूस हुई। तभी सूं सूं करके किसी के सूंघने की आवाज आई। आर्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक झटके से चारों ओर देखा। बाथरूम पूरी तरह खाली था। कौन है यहां? कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड तक वह सहमी हुई खड़ी रही, फिर अपने ही सिर पर हल्की चपत लगाते हुए बुदबुदाई, मैं भी ना क्या क्या सोचती रहती हूं। बाथरूम में कोई कैसे आ सकता है? यह सब मेरा हॉरर स्टोरीज पढ़ने का असर है। अब सच में यह सब कम करना पड़ेगा। वह जल्दी जल्दी नहाकर बाहर निकली। जैसे ही उसने अपने तौलिए से चेहरे का पानी पोंछा, उसकी नजर बेड पर पड़े मोबाइल की स्क्रीन पर गई। स्क्रीन ऑन थी। उस पर कुछ लिखा था, तुम्हारे जिस्म की खुशबू बहुत अच्छी है और तुम नहाते हुए और भी खूबसूरत लगती हो। आर्या के हाथ से फोन गिर गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। यह कैसे हो सकता है? उसने तेजी से फोन उठाया और मैसेज देखने लगी, लेकिन अब स्क्रीन ब्लैंक थी। यह मैंने सच में देखा था या मेरा भ्रम था? उसका पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। हड़बड़ाहट में वह फिर से बाथरूम की ओर भागी और कोने कोने में नजरें घुमाई। कुछ भी नहीं था। कोई कैमरा, कोई मोबाइल, कुछ भी नहीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था।
जो उसने खुद बंद किया था। अब उसका डर हकीकत में बदल रहा था। वह तेजी से कमरे से निकली और किचन में जाकर मम्मी के पास बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने कुर्सी खींची और बैठने लगी, उसे अपने गाल पर हल्की सी छुअन महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे प्यार से सहलाया हो। आर्या का पूरा शरीर कांप उठा। उसने झटके से सिर घुमाया, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। आर्या की मम्मी ने उसे प्यार से डांटते हुए कहा, अरे पगली, इतनी भी क्या जल्दी थी खाने की? कम से कम बाल तो बांध लेती। आर्या ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, अभी भूख लगी है मम्मा, बाल बाद में बना लूंगी, पहले खाना दीजिए। मां ने प्लेट में नाश्ता रखते हुए कहा, ठीक है, खा लो, और ये कपड़े छत पर डाल देना, मैं पड़ोस में आंटी के घर जा रही हूं। आर्या चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाई। मां के जाते ही वह बैठक में आकर टीवी ऑन कर नाश्ता करने लगी। तभी, आर्या, तुम दुपट्टा मत ओढ़ा करो, तुम्हारा जिस्म बिना दुपट्टे के ज्यादा खूबसूरत लगता है। यह आवाज इतनी साफ थी कि आर्या के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने सरसराती नजरों से चारों ओर देखा। कमरा खाली था। आर्या के हाथ से चम्मच छूट गया। कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? डरते डरते वह भागकर अपने कमरे में गई और जल्दी से अलमारी से दुपट्टा निकालकर ओढ़ लिया। फिर सोफे पर बैठकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। तुम जो भी हो, मैं तुमसे नहीं डरती। अगर मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है तो याद रखना, अंजाम अच्छा नहीं होगा। तभी आर्या के पैरों की उंगलियों को किसी ने हल्के से रगड़ा। ठंडी नर्म उंगलियां, बिल्कुल किसी इंसान की तरह। आर्या का शरीर जड़ हो गया। आर्या, मैं हूं, पहचानो मुझे। अब वह आवाज पहले से भी ज्यादा करीब थी, इतनी करीब कि उसे अपनी सांसों के बीच किसी और की सांसें महसूस होने लगी। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारे जिस्म की हकीकत से रूबरू करा रहा हूं। आर्या ने झटके से अपने पैरों को समेटा और डर के मारे घुटनों को सीने से लगाकर बैठ गई। मैंने कहा ना, जो भी हो सामने आओ, वरना मम्मी से शिकायत कर दूंगी। लेकिन तभी वही आवाज उसके कानों के बिल्कुल पास आई, इतनी पास कि उसे अपनी गर्दन पर गर्म सांसों की लहर महसूस हुई। खबरदार, अगर किसी से कुछ कहा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आर्या के हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहने लगे। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे घर वालों को कुछ मत कहना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। आर्या ने कांपती आवाज में पूछा, क्या शर्त? जो मैं कहूंगा वो करना होगा। आर्या की सांसें अटक गईं। तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, फिर मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आर्या के होंठ कांप रहे थे। ठीक है, मुझे मंजूर है। आर्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, बस मेरे घर वालों को छोड़ दो और मुझसे दूर हो जाओ। कमरे में फिर वही ठंडी डरावनी आवाज गूंज, सोच लो आर्या। आर्या ने बिना कुछ सोचे समझे सिर हिलाया। मुझे कुछ नहीं सोचना, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। आवाज हल्के से हंसी, जैसे उसकी हताशा से खेल रही हो। ठीक है, फिर अपना दुपट्टा हटाओ। आर्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया, जैसे वो उसकी आखिरी सुरक्षा थी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, प्लीज। अब आवाज में गुस्सा था। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं जाकर तुम्हारी मां को चोट पहुंचा दूंगा। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। डर के मारे उसने धीरे धीरे अपने कांपते हाथों से दुपट्टा हटा दिया। कमरे में अचानक एक अजीब सी ठंडक फैल गई। हवा एकदम भारी हो गई, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने पूरे माहौल को जकड़ लिया हो। अब वह आवाज बिल्कुल करीब से आई, इतनी करीब कि आर्या को अपने गालों पर किसी के अदृश्य हाथ का एहसास हुआ। आर्या, मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊं। आर्या की आंखें फटी रह गईं। क्या क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मेरे अंदर कैसे आ सकते हो तुम? आवाज अब और गहरी और ठंडी हो गई। तुम्हें सवाल करने का कोई हक नहीं। जैसा कहा गया है वही करो, वरना तुम जानती हो अंजाम क्या होगा। आर्या की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। क्या अब मैं तुम्हारे अंदर आ सकता हूं? यह सवाल नहीं था, यह एक आदेश था। आर्या के पास अब सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वह अपनी आत्मा को किसी अज्ञात शक्ति के हवाले कर दे,
या फिर वह इस दहशत से बचने का कोई दूसरा रास्ता निकाले। आर्या ने धीरे से कहा, मुझे पता है तुम मेरे अंदर आ सकते हो। बस इतना कहना था कि वह अदृश्य ताकत झटके के साथ उसके शरीर में समा गई। आर्या की आंखें पल भर के लिए सफेद हो गईं। उसके हाथ पैर अकड़ गए और वह सोफे पर गिर गई, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। कुछ देर बाद डोरबेल की आवाज से आर्या की आंखें खुली। उसने झटके से दरवाजा खोला। सामने उसकी मां खड़ी थी, चेहरे पर चिंता और हल्की झुंझलाहट। इतनी देर लगा दी, मैं कब से बेल बजा रही हूं। आर्या ने अजीब सी मुस्कान दी और रूखे स्वर में बोली, बेल बजा रही हो तो क्या कोई प्रधानमंत्री हो? कब से बकबक किए जा रही हो? दरवाजा खोल दिया ना, अब चुपचाप अंदर घुस। उसकी मां एकटक उसे देखने लगी। तुझे हो क्या गया है? ये किस तरह बोल रही है? आर्या ने आंखें घुमाकर देखा, जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। मुझे ये फालतू की बातें पसंद नहीं, अपने काम से काम रखो। अब उसकी मां का गुस्सा बढ़ने लगा। उन्होंने झटके से हाथ उठाया। अभी दो पड़ेंगे तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन जैसे ही उनका हाथ हवा में उठा, आर्या ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। बुढ़िया, खबरदार, जो दोबारा ये गलती की। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक अजीब सी ठंडक और गुर्राहट थी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसकी मां सकते में आ गई। आज हाथ उठाया तो कल मैं तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में रख दूंगी, समझी? उनकी आंखों में आंसू आ गए। तू तू ऐसा कैसे बोल रही है? आर्या ने एक खौफनाक हंसी हंसी और बोली, चल अब जाकर चिकन बना, भूख लगी है। उसकी मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, हमारे घर में तो कभी नॉनवेज नहीं बनती और कोई भी नॉनवेज नहीं खाता, तू ये कैसे मांग सकती है? आर्या ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। उसकी मां को समझ नहीं आ रहा था कि जो सामने खड़ी थी वो उनकी बेटी थी या कोई और। आर्या की आंखों में गुस्से की लालिमा थी। उसने कड़वी आवाज में कहा, मैंने कहा ना, ज्यादा बकवास नहीं सुननी मुझे। बस जाकर चिकन बना, चाहे कहीं से भी ला, वरना तुझे पता है फिर क्या होगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। दरवाजा जोर से बंद कर दिया। आर्या की मां सदमे में थी। उनकी बेटी नहीं, यह उनकी बेटी नहीं हो सकती। आर्या तो कभी इस तरह बात नहीं करती थी। उसकी आंखें इतनी डरावनी नहीं होती थी। आंसू पोंछते हुए उन्होंने अपने पति को फोन लगाया और रोते रोते सारी बात बता दी। तुम घबराओ मत, उनके पति ने शांत स्वर में कहा। तुम बस उसे कह देना कि तुम चिकन बना रही हो। मैं रास्ते में हूं, कुछ मत कहना उसे। और सुनो, उन्होंने थोड़ी रुक कर कहा, बाहर से चिकन लेते आऊंगा, लेकिन तुम उसे किसी भी तरह से नाराज मत करना। उनकी आवाज में डर था। आर्या की मां ने फोन रख दिया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। वह चुपचाप किचन में चली गई, लेकिन उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ देर बाद जैसे ही आर्या अपने कमरे से बाहर निकली, उसकी मां की नजर उस पर पड़ी और उनके हाथ से थाली गिर गई। वे दौड़ती हुई आईं और घबराते हुए अपनी साड़ी से खुद को ढंकते हुए बोली, अरे बेटा, तुमने ये क्या पहन रखा है? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा को ऐसे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं। आर्या ने तिरछी नजरों से अपनी मां को देखा और हंसते हुए कहा, मैंने ऐसा पहना ही क्या है? फिर उसने अपने कपड़ों की ओर इशारा किया। ये लुंगी तो तेरे पति की ही है और ये तेरा ब्लाउज, इसमें क्या खराबी है? जिस्म तो ढका है ना। फिर उसने हल्की हंसी में कहा, या कहे तो इन्हें भी हटा दूं। उसकी मां के होश उड़ गए। वे रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। नहीं बेटा, प्लीज ऐसा मत कर, भगवान के लिए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चिकन लाती हूं। आर्या मुस्कुराते हुए झूमती हुई वापस अपने कमरे में चली गई, जैसे कोई अनजान ताकत उसे नचाते हुए ले जा रही हो। लेकिन उसकी मां को समझ में आ गई थी, अब ये उनकी बेटी नहीं रही। आर्या अपने कमरे में पहुंची, दरवाजा अंदर से लॉक किया और स्पीकर पर जोर से शराबियों वाले गाने चला दिए। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। गाने की धुन पर वह अजीबोगरीब तरीके से झूमने लगी। उसका शरीर झटके खा रहा था, जैसे वह अपने काबू में न हो। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। वह कभी जमीन पर गिरती, कभी उछलती और कभी अपने ही बालों को पकड़कर खींचने लगती। उधर आर्या के पापा तेजी से घर में घुसे। दरवाजा खोलते ही उन्होंने घबराई हुई पत्नी को देखा। क्या हुआ आर्या?
मेरा मतलब आर्या कहाँ है? उनकी पत्नी दौड़कर उनके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। देखिए ना, हमारी बेटी को क्या हो गया है? आर्या के पापा ने परेशान होकर पूछा। मतलब साफ साफ बताओ क्या हुआ? आप सोच भी नहीं सकते वह मुझसे किस तरह बात कर रही थी। उसने मुझे धक्का तक दे दिया और आज तो उसने चिकन खाने की जिद पकड़ ली। हमारी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? आर्या के पापा की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। यह सब नॉर्मल नहीं है। विराट की मां ने रोते हुए कहा, हाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकती। आर्या के पापा ने गंभीरता से पूछा, अभी वह कहाँ है? अपने कमरे में। आपकी लुंगी और मेरा ब्लाउज पहनकर शराबियों के गानों पर नाच रही है। आर्या के पापा ने घबराकर बंद दरवाजे की ओर देखा। कमरे के अंदर से गानों की आवाज और जमीन पर पटकने की अजीब सी गूंज आ रही थी। ये हमारी बेटी नहीं है, उनके मुंह से कांपती हुई आवाज निकली। आर्या के पापा दीवार के सहारे धीरे धीरे नीचे बैठ गए। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे किसी ने उनकी आत्मा निकाल ली हो। ये हमारी बेटी को क्या हो गया है? उन्होंने कांपते हुए कहा। आर्या की मां ने खुद को संभालते हुए कहा, हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। आप तुरंत डॉक्टर को फोन करिए। पापा ने सहमति में सिर हिलाया और कंपाते हाथों से फोन निकाला। हमें नेहा को इन कपड़ों में बाहर नहीं ले जा सकते। डॉक्टर को यहीं बुलाना ठीक रहेगा। उन्होंने फौरन डॉक्टर को फोन किया और जल्द से जल्द आने को कहा। कुछ ही देर में डॉक्टर घर पहुंच गए। बैठक में बैठकर आर्या की मां पिता ने उन्हें सारी बात बताई। डॉक्टर गंभीरता से सब सुनते रहे और फिर बोले, मैं पहले उसे देखना चाहूंगा, तभी कोई सही बात कह पाऊंगा। आप मुझे उसके कमरे तक ले चलिए। आर्या की मां हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी और धीरे से उसके कमरे का दरवाजा खोला और जो अंदर देखा उसे सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आर्या घुटनों तक लुंगी समेटे जमीन पर बैठी थी। सामने रखी थाली में चिकन बिखरा हुआ था। उसके हाथ और चेहरा चिकन की चर्बी और मसालों से लथपथ थे। वह बड़े ही वहशीपन से चिकन के टुकड़े फाड़ फाड़ कर खा रही थी और फिर अपने हाथों को धीरे धीरे चाटने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था, कुछ ऐसा जिसे देखकर कोई भी कांप जाए। आर्या की मां का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने घबराकर दौड़ते हुए उसकी लुंगी नीचे खींची और कांपती आवाज में बोली, बेटा ये क्या कर रही हो? लेकिन आर्या ने धीरे से सिर उठाया। उसके होंठों पर वही खौफनाक मुस्कान थी। मैं वही कर रही हूं जो मुझे करना चाहिए मां, अब तो बस शुरुआत है। आर्या की आंखों में एक अजीब सी वहशियत थी। जैसे ही उसकी मां ने उसे रोकने की कोशिश की, वह गुस्से में अपनी थाली जमीन पर पटक देती है। फिर अचानक वह अपनी मां के बालों को जकड़ लेती है और चीखते हुए कहती है, ए बुढ़िया, तुझे चैन नहीं पड़ता क्या? सुबह ही कहा था मेरे सामने बकवास मत करना और मुझसे पंगा मत लेना, वरना मैं सबके सामने अपने कपड़े निकाल दूंगी। आर्या की मां डर से कांपने लगी। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज बेटा, ऐसा मत करना। तभी कमरे में डॉक्टर अंदर आते हैं। उन्होंने नजरों ही नजरों में स्थिति को भांप लिया और नरम लहजे में बोले, हेलो बेटा, कैसी हो? आर्या ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां छाटी और टेढ़ी निगाहों से डॉक्टर को घूरते हुए कहा, कौन है रे तू और मुझे बेटा क्यों बुला रहा है? डॉक्टर ने थोड़ा अचकचाते हुए माहौल संभालने की कोशिश की। मैं डॉक्टर हूं बेटा, तुम्हें भूल गई, डॉक्टर अंकल। आर्या एकदम जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकरा रही थी और सबके रोंगटे खड़े हो गए। ओह, तो साला डॉक्टर है तू, मेरे को देखने आया है। वह अपनी लुंगी को थोड़ा और ऊपर खींचते हुए बोली, देख लिया ना, एकदम आइटम लग रही हूं ना। डॉक्टर उसकी बातों से असहज महसूस करने लगा। उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, बेटा, मुझे तुम्हारा हाथ चेक करना पड़ेगा, तभी सही से बता पाऊंगा। डॉक्टर जैसे ही आगे बढ़ा और आर्या का हाथ पकड़ने को हुआ, एक झटका के साथ एक जोरदार थप्पड़ डॉक्टर के गाल पर पड़ा। आर्या की आंखें लाल हो चुकी थीं। वह गुस्से में कांप रही थी और चिल्लाई, खबरदार, जो आर्या को हाथ भी लगाया तो इसे छूने का हक सिर्फ मेरा है। आर्या सिर्फ मेरी है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। डॉक्टर के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उसने बिना कुछ कहे तुरंत कमरे से बाहर निकलने में ही भलाई समझी। कमरे में अब सिर्फ आर्या की खौफनाक हंसी गूंज रही थी। डॉक्टर के गाल पर पड़े थप्पड़ की जलन
अब भी उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसके मन में डर ने घेर कर लिया था। उसने एक झटके में अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी बेटी की कोई मदद कर सकता हूं। यह सिर्फ कोई मानसिक बीमारी नहीं है, यहां कुछ और ही चल रहा है। आर्या के माँ पापा हाथ जोड़कर डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगे। डॉक्टर साहब, प्लीज हमारी बेटी को ठीक कर दीजिए, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। डॉक्टर ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, मुझे माफ कीजिए, लेकिन अब आपकी बेटी को किसी और की जरूरत है। कोई मनोचिकित्सक या शायद कोई और ही मदद कर सकता है। अब जो भी करना है वो आप जानिए, मैं जा रहा हूं। यह कहकर डॉक्टर ने अपना बैग उठाया और तेजी से घर से बाहर निकल गया। आर्या की मां ने कांपते हाथों से फोन उठाया और विराट का नंबर डायल किया। उसकी आवाज डर से भर्राई हुई थी। विराट बेटा, प्लीज तुरंत घर आ जाओ, यहां हालात काबू में नहीं हैं। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड का सन्नाटा रहा। फिर विराट की चिंतित आवाज आई, क्या हुआ मां? आर्या ठीक तो है? बेटा बस जल्दी आ जाओ, लगता है हमारी बेटी अब हमारी नहीं रही। फोन कटते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्या अब भी वहीं बैठी थी, अपनी उंगलियां चाटते हुए। उसकी आंखें किसी अनजान खौफ से भरी हुई थीं, जैसे उसमें कोई और समा चुका हो। आर्या अपने घुंघराले बालों को हवा में झटकते हुए, लुंगी को घुटनों से ऊपर किए, एक अजीब सी अंगड़ाई लेते हुए कमरे से बाहर निकली। उसकी चाल में एक अजीब सा बेपरवाह अंदाज था, मानो इस दुनिया की कोई परवाह ही ना हो। वह धीरे धीरे चलती हुई सोफे के बीच में आकर अपने माँ पापा के बीच बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शांत लेकिन भयावह। माँ पापा की हलक से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उनके भीतर का माता पिता होने का भाव फिर भी जाग उठा। वे अपने डर को किनारे रखते हुए आर्या को अपलक देखते रहे। उसकी मां ने धीरे धीरे कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा, मानो कुछ सामान्य करने की कोशिश कर रही हो। क्या हुआ बेटा? पिता ने धड़कते दिल से पूछा। आर्या ने अचानक अपनी गर्दन झुकी हुई अवस्था से ऊपर उठाई और एक डरावनी हंसी के साथ बोली, अच्छा हो गया तुम्हारा लाड प्यार, अब मेरा काम करो, चलो। पिता ने घबरा कर कहा, हाँ बेटा बोलो, क्या करना है? आर्या ने एक झटके से अपना हाथ उनके कंधों पर मारा और मजाकिया लेकिन तीखी आवाज में बोली, अबे ओ बुढ़ू, सुबह से कहां था? इतनी देर क्यों लगा दी आने में? तुझे पता है कब से बीड़ी की तलब लगी है? चल फटाफट जा और बीड़ी लेकर आ। पिता के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आवाज गले में अटक गई। क्या यह उनकी वही बेटी थी जो कभी धीमी आवाज में बात किया करती थी? मां ने स्थिति संभालने की कोशिश की, कांपती आवाज में बोली, हाँ बेटा ले आएंगे। और कुछ चाहिए? आर्या ने धीरे से अपनी गर्दन टेढ़ी की, मां की आंखों में घूरते हुए एक गहरी मुस्कान दी और धीरे धीरे फुसफुसाई, अभी तो बहुत कुछ चाहिए मां, लेकिन एक एक कर लूंगी। कमरे में एक अजीब सन्नाटा पसर गया। दूर से दरवाजे की दस्तक सुनाई दी। शायद विराट आ चुका था। आर्या ने अपनी मां के गालों को हल्के से खींचते हुए एक अजीब सी हंसी में कहा, बुढ़िया अब समझदार होती जा रही है तू। अच्छा लगा तो फिर एक और काम कर, मेरे लिए एक बढ़िया सा ठर्रा भी मंगवा दे। यह सुनते ही उसके पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। अब वे और वहां नहीं रुक सकते थे। शर्म और असहायता में उन्होंने सिर झुकाया और बिना एक शब्द कहे उठकर कमरे से बाहर चले गए। आर्या ने एक हल्की सी मुस्कान दी और अपनी लुंगी झाड़ते हुए बेपरवाह अंदाज में अपने कमरे की ओर बढ़ गई। मां अपने सिर को पकड़कर रोने लगी। ठीक उसी समय विराट घर में दाखिल हुआ। उसने जैसे ही मां को इस हालत में देखा, वह चिंतित होते हुए तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। मम्मी, क्या हुआ आपको? आप इस तरह क्यों बैठी हैं और रो क्यों रही हैं? उसने चारों ओर नजरें दौड़ाईं और फिर पूछा, आपने फोन पर भी कुछ नहीं बताया? और पापा कहाँ हैं? मैंने देखा उनकी बाइक बाहर खड़ी है, क्या पापा आ चुके हैं? मां ने रोते रोते सारी बात विराट को बता दी। जैसे ही विराट ने सब सुना, वह सन्न रह गया। उसकी आंखें फैल गईं, मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, वह हिलने तक की स्थिति में नहीं था। मां ने घबराकर उसके दोनों कंधों को पकड़ लिया और उसे जोर से हिलाया, जैसे उसे किसी गहरे ख्वाब से बाहर ला रही हो। विराट ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आवाज में गहरी चिंता थी। मम्मी, तो क्या पापा सच में वो सब लेने गए हैं? मां ने रोते हुए सिर हिलाया। हाँ बेटा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मना करते तो शायद वो तेरे पापा पर भी हाथ उठा देती, जैसे मुझ पर किया था।
विराट के अंदर कुछ दरकने लगा। यह सब क्या था? उसकी बहन आर्या को क्या हो गया था? वह ऐसा क्यों बर्ताव कर रही थी? यह आर्या थी या कोई और? विराट ने गुस्से में अपनी मां की ओर देखा और बोल पड़ा, रुको मम्मी, अब बहुत हो गया। अब मैं उससे खुद बात करूंगा। यह सब किस तरह का व्यवहार कर रही है वो? उसने तेजी से उठने की कोशिश की, लेकिन मां ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं बेटा, तुम उसके पास नहीं जाओगे, मां ने घबराते हुए कहा। वो अपने होश में नहीं है, कुछ भी कर सकती है। विराट कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसने अपने दिमाग में सारी घटनाओं को दोबारा दोहराया। नेहा का अजीब बर्ताव, उसकी डरावनी हंसी, उसका माँ बाप से इस तरह बात करना, यह सब कुछ सामान्य नहीं था। फिर जैसे ही एक ख्याल उसके दिमाग में आया, उसने मां की तरफ देखा और कहा, मम्मी, क्या नेहा पर कोई भूत प्रेत का साया हो सकता है? मां का चेहरा फक पड़ गया। उनके चेहरे पर एक झटका साफ देखा जा सकता था। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा, तू सही कह रहा है। यह तो मैंने सोचा ही नहीं। नेहा कभी इस तरह बर्ताव नहीं कर सकती। हो ना हो, यह कुछ और ही है। विराट ने मां को सहारा देकर उठाया और बोला, मम्मी, हमें इसे रोकना होगा। मां तुरंत पूजा वाले कमरे की ओर भागी। उन्होंने जल्दी से वहां रखा गंगा जल उठाया और विराट को साथ लेकर नेहा के कमरे की ओर बढ़ गईं। जैसे ही दरवाजा खुला, नेहा पलंग पर बैठी हुई थी। उसने अपने बिखरे हुए बालों को उंगलियों से घुमा रखा था और उसकी आंखें, वे अब और भी अजीब लग रही थीं। जैसे ही मां ने कमरे में कदम रखा, नेहा की नजर गंगा जल की शीशी पर गई। वह अचानक तेजी से चीख पड़ी, रुक बुढ़िया, इसे मुझसे दूर रख। अगर तूने इसे मेरे ऊपर डाला तो मैं तेरी बेटी को खत्म कर दूंगा। उसकी आवाज गूंज उठी। कमरे की खिड़कियां अपने आप तेजी से खुल गईं और एक ठंडी हवा पूरे घर में फैल गई। लेकिन मां ने एक भी पल की देरी किए बिना गंगा जल की कुछ बूंदें नेहा पर छिड़क दी। और फिर जो हुआ, उसने मां और विराट के पैरों तले जमीन खिसक गई। विराट और उसकी मां ने जो देखा, उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन था। आर्या की आंखें बड़ी और लाल हो गई थीं, जैसे उनसे खून टपकने वाला हो। उसने अपनी लुंगी मोड़कर कमर में कस ली, बाल पूरी तरह बिखरा दिए और फिर एक मर्दानी आवाज में गरज उठी, बुढ़िया, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रह। मां ने घबराकर पीछे देखा और विराट को कसकर पकड़ लिया। अब देख मैं तेरी बेटी का क्या हाल करता हूं। इतना कहते ही आर्या ने अपनी लुंगी हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, मां ने फुर्ती से विराट का हाथ खींचा और दोनों कमरे से बाहर भाग निकले। अंदर से आर्या की भयानक चीखें सुनाई देने लगी, मैं आर्या को नहीं छोड़ूंगा। अब मैं इसके जिस्म की नुमाइश करूंगा। अगर किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। उसकी आवाज इतनी भारी और डरावनी थी कि मां का पूरा शरीर कांपने लगा। विराट ने मां को पकड़कर बैठक में लाया और उन्हें पानी पिलाया। कांपते हाथों से मां ने गिलास पकड़ा और एक ही घूंट में पानी गले से नीचे उतार लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने गिलास रखा, वो विराट से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। विराट खुद भी यह सब देखकर परेशान था। वह रोना चाहता था, लेकिन उसे अपनी मां को संभालना था। इसीलिए उसने खुद को रोने से रोका और अपनी मां को संभालते हुए बोला, मम्मी, प्लीज खुद को संभालिए। अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगी तो मेरा क्या होगा? हमें रोना नहीं है, हमें आर्या को ठीक करना है। गंगा जल डालने के बाद विराट को पूरा यकीन हो गया था कि आर्या पर यकीनन किसी साए का कब्जा था, वरना बीमारी में गंगा जल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मां ने अपने आंसू पोंछे, बालों को ठीक किया और बोली, हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। हमें भगत जी के पास चलना चाहिए, वही हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं। जैसे ही मां और विराट भगत जी के पास जाने के लिए तैयार हुए, आर्या अंदर से भयानक मर्दानी आवाज में चीखने लगी, दरवाजा खोल बुढ़िया, मुझे बाहर आना है। मुझे तेरी बेटी के जिस्म की नुमाइश करनी है। अगर दरवाजा नहीं खोला तो अंजाम बुरा होगा। मुझे मुर्गा खाना है और दारू पीनी है। दरवाजा खोल। मां को कुछ नहीं सूझा। वह डर से कांपते हुए बोली, हां खोलती हूं, लेकिन तुम्हारा मुर्गा और दारू अभी नहीं आया है। जब तक वह आएगा तुम आराम करो, मैं कमरे में ही तुम्हारे लिए लाती हूं। विराट ये सब देख रहा था। उसने मां की ओर देखा और सख्त लहजे में कहा, मम्मी, हम दोनों बाहर नहीं जा सकते। किसी को तो घर पर रुकना पड़ेगा। आप यहां रहिए और भूलकर भी दरवाजा मत खोलिए। मैं जाकर भगत जी को बुलाता हूं। मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है, वरना मैं फोन कर देता।
आर्या की मां ने घबराई आवाज में कहा, ठीक है बेटा, आराम से जाना और भगत जी को लेकर ही आना। ये कहने के बाद विराट जल्दी से घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद आर्या की आवाज आनी बंद हो गई। इसी बीच उसके पापा चाहकर भी घर में मुर्गा और दारू लेकर आ गए। तभी अचानक कमरे से आर्या की आवाज आई, मम्मी, मम्मी, दरवाजा खोलिए प्लीज। ये सुनते ही उसकी मां और पापा की आंखें खुशी से चमक उठी। आर्या की इस नॉर्मल आवाज ने उनके चेहरे पर फिर से उम्मीद जगा दी। दोनों खुशी के मारे दौड़ते हुए गए और जल्दी से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने आर्या को गले से लगा लिया। लेकिन तभी आर्या जोर जोर से भयंकर हंसी में हंस पड़ी और बोली, झांसे में आ गए ना दोनों। ये सुनते ही आर्या की मां और पापा डर के मारे तुरंत पीछे हट गए। मां ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम अभी तो ठीक थी ना? आर्या ने अपना सिर खुजाया, एक पैर कुर्सी पर रखा और बड़ी स्टाइल में बोली, अरे बुढ़िया, कितने भोले और कितने पागल हो तुम दोनों। तुम दोनों को पागल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जरा सी तेरी बेटी की आवाज नॉर्मल क्या हुई, दोनों भागे भागे चले आए। अब जल्दी से ला मेरा मुर्गा और दारू, बहुत जोरों की भूख लगी है। चिकन और दारू देखकर आर्या की आंखें चमक उठीं। उसने झपट कर थैला छीन लिया और आंगन में ही जमीन पर बैठ गई। एक पैर मोड़कर एक पैर फैलाकर लुंगी को घुटनों से ऊपर खींचते हुए वह चिकन और दारू पर टूट पड़ी। आर्या जानवरों की तरह खा रही थी। यह देख उसके माँ बाप मुंह छुपाकर रोने लगे। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उनका दिल तड़प उठा। आर्या ने खाते खाते आधा खाना जमीन पर फैला दिया था। उसके दोनों हाथ खाने में सन चुके थे और उसका चेहरा भी खाने से बिगड़ चुका था। खाने के बाद वह उसी गंदगी में दोनों पैर फैलाकर अंगड़ाई लेने लगी और फिर अपने पापा की तरफ देखकर बोली, वाह बुढ़ाऊ, कहां से लाया था? मजा आ गया। अब से मुझे रोज दारू और मुर्गा चाहिए ही चाहिए। यह कहते हुए वह अपनी उंगली से अपने दांत साफ करने लगी। उसे इस हाल में देखकर आर्या की मां जैसे डर गई। तभी आर्या ने गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा, अरे बुढ़े, जरा बीड़ी तो दे, बीड़ी की तलब लगी है रे। आर्या के पापा ने कांपते हुए अपनी जेब से बीड़ी निकाल कर दी। बीड़ी देखकर वह जोर से चीखी, अरे ओ ससुर के नाती, इसे जलाकर क्या तेरा बाप देगा? फटाफट जला। यह सुनकर आर्या के पापा भौंचक के रह गए और उनके हाथ से बीड़ी छूट गई। ये देख आर्या बौखला गई और चीखते हुए बोली, बुढ़े, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? उसकी आंखों में जैसे खून सवार था। आंखें लाल और पुतलियां बड़ी बड़ी हो गई थीं। यह देखकर आर्या के पापा डर गए और घबराहट में जल्दी जल्दी बीड़ी जलाकर उसे दे दी। आर्या बीड़ी इस तरह से पी रही थी जैसे वह सब में माहिर हो। यह सब देखकर आर्या की मां की आंखें शर्म से झुक गईं और वह रोने लगी। तभी आर्या अपनी मां के पास आई, उनके गालों को अपने हाथ से दबाया और मुंह ऊपर उठाकर उनके चेहरे पर धुआं छोड़ते हुए बोली, तो बुढ़िया, तू मानी नहीं, आखिर तूने अपना काम कर ही दिया। आर्या की मां रोते हुए बोली, मैंने क्या किया बेटा? तेरे पापा तेरे लिए खाने को ले आए जो तूने मांगा था, और कुछ चाहिए तो बता। यह सुनकर आर्या डरावनी हंसी में हंसते हुए बोली, मुझे पता है बुढ़िया, तूने किसी भक्त को बुलाया है ना। यह सुनकर आर्या की मां चौंक गई और खुली आंखों से उसे देखने लगी। तभी आर्या ने अपनी मां को जोर से धक्का दिया और चीख कर बोली, तू खुद को बहुत शानी समझती है रे। तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं लगेगा? मुझे सब पता है। तूने अपने बेटे को भेजा है ना उस भगत को लाने। इसी बीच आर्या मर्दानी आवाज में बोली, मैं भी देखता हूं कौन सा भगत मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और तेरा बेटा, अगर उसे कुछ हो जाए तो मुझे मत कहना। बुढ़िया, जा अपने भगवान से दुआ कर कि तेरा बेटा सही सलामत लौट आए। यह कहकर आर्या भयंकर हंसी में ठाका लगाने लगी। यह सुनते ही आर्या की मां और पापा उसके आगे हाथ जोड़कर रोने लगे और गिड़गिड़ाते हुए बोले, प्लीज बेटी, हमारे विराट को कुछ मत करना। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। तुम जो कहोगी हम करेंगे, पर प्लीज हमारे विराट को कुछ मत कहना। लेकिन उनकी लाख मिन्नतें भी आर्या पर कोई असर न कर सकी। वह बीड़ी पीते हुए अपने कमरे में चली गई। आर्या के माँ पापा हॉल में बैठकर विराट का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जब विराट घर आया तो उसे देखकर उनके पसीने छूट गए। उन्होंने विराट को जल्दी से गेट के अंदर बुलाया और बिठाया। उसकी हालत देखकर आर्या की मां रो पड़ी। उन्होंने देखा कि विराट के हाथ पैरों पर घिसने के निशान थे,
जैसे वह कहीं बुरी तरह से घिसट गया हो। उसके हाथ पैरों की खाल छिल चुकी थी, लाल पड़ गई थी और कई जगह से हल्का हल्का खून भी निकल रहा था। आर्या की मां घबराते हुए बोली, बेटा, ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ तुझे? विराट खुद को संभालते हुए बोला, मम्मी प्लीज पहले आप रोना बंद करिए। आर्या की मां उसे अपनी गोद में लिटाते हुए बोली, मैं नहीं रो रही बेटा, तू प्लीज बता, ये सब कैसे हुआ? ये चोटें कैसे लगीं तुझे? विराट ने बताया, जब मैं भगत जी के पास जा रहा था तभी मुझे रास्ते में महसूस हुआ कि मेरा शरीर अचानक भारी हो गया है और अगले 5 मिनट तक मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि कुछ लोग मुझे घेरे हुए खड़े थे और मुझे पानी पिला रहे थे। जैसे ही मैंने अपने हाथ पैरों की हालत देखी, मैं घबरा गया। मैंने उन लोगों से पूछा कि मुझे ये चोट कैसे लगी। तभी सभी लोग मुझ पर चिल्लाने लगे और बोले, देखने में तो अच्छे खासे घर के लगते हो, दिमाग कहाँ चला गया था तुम्हारा? अकल घास चरने गई थी क्या? अगर कुछ उल्टा सीधा करना ही था तो अपने घर पर करते, रोड पर करने की क्या जरूरत थी? उनकी बातें सुनकर मैं चौंक गया। मैंने उनसे कहा, आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज बताइए मेरे साथ हुआ क्या है? तभी उनमें से एक अंकल ने बताया, तुम पिछले 5 मिनट से एक नए मकान की दीवार पर, जिस पर कुछ दिन पहले ही प्लास्टर हुआ था, अपने हाथ पैरों को बहुत जोर जोर से रगड़ रहे थे। जब लोगों ने तुम्हें वहां देखा तो तुरंत तुम्हें हटाया और होश में लाने की कोशिश की। जब तुम्हें होश आया तो हमने तुम्हें यह सब बताया। उनकी बात सुनकर मैं खुद चौंक गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वक्त रहते मैंने बस बजरंगबली का नाम लिया और सीधा भगत जी के पास चला गया। यह सब सुनने के बाद आर्या की मां घबराकर बोली, विराट, भगत जी कहाँ हैं? तू तो उन्हें लेने गया था, तो लाया क्यों नहीं? या फिर उन्होंने आने से मना कर दिया? क्या हुआ? प्लीज बेटा बता, मेरा जी घबरा रहा है। विराट ने मां को परेशान होते देख कहा, मम्मी प्लीज पहले आप शांत हो जाइए, मैं सब बताता हूं। मैं बजरंगबली का नाम लेते हुए जैसे ही भगत जी के पास पहुंचा, उन्होंने मेरी हालत देखकर पहले मुझे पानी पिलाया और फिर अपनी गद्दी पर बैठ गए। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और जैसे ही मेरे सिर पर हाथ रखा, उन्होंने कहा, ये सब जो तेरे साथ हुआ, वो नहीं चाहता था कि तू मेरे पास आए। फिर उन्होंने मुझे बजरंगबली का धागा पहनाया और इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे लेने आए हो तो मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं आऊंगा। मुझे पता है कि तुम्हारे घर में क्या परेशानी है और अभी जो तुम्हारी हालत हुई वो उसी ने की है, क्योंकि तुम मेरे पास आना चाहते थे। अच्छा हुआ कि वक्त रहते तुमने बजरंगबली को याद कर लिया। इससे साफ है कि वो जो भी है मुझे रोकना चाहता है तुम्हारे घर आने से। इसलिए अब तुम वही करोगे जो मैं कहता हूं। ये लो धागे, इन्हें अपने घर में सभी को पहना देना। तुम्हारी बहन को भी, अगर वो ना पहने तो ये लो बजरंगबली की भभूत, इसका टीका लगा देना। और अगर वो ये भी ना करने दे तो किसी तरह उसे खाने में मिला देना। आज संभाल लो, मैं कल आता हूं। और ये पूजा के लिए कुछ सामान है, इसे ले लेना। भगत जी ने विराट को एक पर्चा देते हुए कहा, अपने घर वालों से कहना कि फिक्र न करें, बस बजरंगबली का नाम लेते रहें। विराट जैसे ही अपनी बात पूरी करके उठकर बैठा, इतने में आर्या अंगड़ाई लेते हुए बाहर आई और हंसते हुए बोली, और बेटा मजा आया कि नहीं? अच्छे से घिसाई हुई है ना? फिर अचानक ही उसकी आंखें लाल हो गईं। तेज गुर्राती आवाज में बोली, मैंने कहा था ना किसी को बुलाने मत जाना, लेकिन तू नहीं मानी बुढ़िया। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो दिखानी बाकी है, वो भी तेरी बेटी के जिस्म की पिक्चर। कहाँ गया तेरा वो भगत? कहकर आर्या भयंकर हंसी हंसने लगी। नहीं आया ना? डर गया? मुझे पता है मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता मेरा मुकाबला। कहते कहते वह हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। आर्या की यह भयानक हंसी सुनकर उसके घर वाले बुरी तरह डर गए। तभी उसकी मां को भगत जी की बात याद आई। उन्होंने घबराते हुए कहा, हम सबको बजरंगबली का नाम लेते रहना है। फिर उन्होंने सभी से कहा, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, हम पूजा करेंगे। आर्या की मां ने जैसे ही मंदिर की ज्योत जलाई और बजरंगबली की चालीसा पढ़नी शुरू की, तभी आर्या के कमरे से जोर जोर की डरावनी आवाजें आने लगी। सामान फेंकने की आवाज, चीखने की आवाज, चिल्लाने की आवाज। आर्या जोर जोर से चीखते हुए बोली, बंद करो, इसे बंद करो। अगर इसे बंद नहीं किया तो मैं तेरी बेटी को नहीं छोड़ूंगा।
उसके जिस्म की नुमाइश कर दूंगा। बंद करो, इसे बंद करो। लेकिन आर्या की मां नहीं रुकी। अब आर्या ने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी। आरती खत्म होते होते आर्या की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। घर वाले घबराए हुए उसके कमरे की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने देखा कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था। सारी किताबें फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। कुछ किताबें फटी हुई थीं और उनके पन्ने पंखे की तेज हवा में उड़ रहे थे। अलमारी के सारे कपड़े जमीन पर बिखरे थे, जिनमें से कुछ फटे हुए थे, जैसे उन्हें किसी ने जानबूझकर फाड़ने की कोशिश की हो। कमरे की हर चीज अस्त व्यस्त थी, लेकिन आर्या पूरे कमरे में कहीं भी नहीं थी। घर वाले परेशान होकर हर कोने में उसे खोजने लगे। आर्या की मां वॉशरूम में देखने गई, लेकिन वहां भी आर्या नहीं थी। अब डर और बेबसी से उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। वे जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक उनकी चीख निकल पड़ी और हकलाती आवाज में उन्होंने आर्या के पापा और विराट को आवाज लगाई। उनकी घबराई हुई आवाज सुनकर दोनों दौड़ते हुए वहां आए। जैसे ही उन्होंने नजारा देखा, उनके होश उड़ गए। आर्या बेड के नीचे बेहोश पड़ी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। जो कपड़े उसने पहने थे वे उलझे हुए थे और उसकी लुंगी घुटनों से ऊपर तक खिसक गई थी। आर्या की मां ने जल्दी से उसके कपड़े ठीक किए। उसके बाल बिखरे हुए थे। हाथों और पैरों पर गहरे जख्मों के निशान थे। नाखूनों में सूखा खून और खाल के टुकड़े फंसे थे, जो उसने शायद खुद को ही नोचकर निकाले थे। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे खरोंचों के निशान थे, जिनसे अब भी खून रिस रहा था। उसके सिर पर भी चोट थी, जैसे किसी ने उसे मारा हो या उसने खुद ही अपना सिर दीवार से दे मारा हो। आर्या की हालत देखकर उसकी मां और पापा फूट फूट कर रोने लगे। विराट ने किसी तरह खुद को संभाला और कहा, मां, प्लीज चुप हो जाइए। आर्या की मां ने आंसू पोंछते हुए विराट की मदद से उसे बेड पर लिटाया और घबराते हुए कहा, बेटा जल्दी से जा, बजरंगबली का धागा और भभूत लेकर आ। विराट दौड़ता हुआ गया और बजरंगबली का धागा और भभूत लेकर आया। आर्या के पापा कमरा ठीक करने लगे। उसकी मां ने जल्दी से धागा उसके गले में डाल दिया और फिर भभूत उसके सिर पर लगाई। थोड़ी सी भभूत उसकी जीभ पर भी रख दी। आर्या की मां ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और जोर जोर से रोने लगी। विराट उन्हें समझाते हुए बोला, मम्मी प्लीज आप खुद को संभालिए, हमें आर्या को भी संभालना है। बजरंगबली के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। फिर विराट ने कहा, मम्मी आप आर्या के पास रहिए, उसके कपड़े बदल दीजिए और उसके जख्मों पर दवा लगा दीजिए। आज का खाना मैं और पापा बना लेंगे। उसकी मां ने रोते हुए विराट को देखा और कहा, लेकिन बेटा चोट तो तुझे भी लगी है। फिर विराट ने कहा, मां आप मेरी फिक्र मत करो, दर्द है बस हल्का सा। पर आर्या के दर्द के आगे तो मैं अपना दर्द भी भूल गया। इतना कहकर विराट पापा के साथ खाना बनाने चला गया। आर्या की मां ने कमरे का दरवाजा बंद किया और उसके कपड़े बदलने लगी। फिर रोते हुए उसके जख्मों पर दवा लगाने लगी। जख्मों पर दवा लगाने की वजह से आर्या को शायद तकलीफ हुई और वह दर्द महसूस करते हुए उठी। उसने घबराते हुए अपनी मां को आवाज दी। आर्या की आवाज सुनकर उसकी मां उसे गले लगाकर जोर जोर से रो पड़ी। उन्हें रोता देख आर्या परेशान हो गई और बोली, मम्मी आप रो क्यों रही हैं? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरे पैर बहुत बुरी तरह दुख रहे हैं। मम्मा। जैसे ही आर्या की नजर अपने हाथ और पैरों पर गई, वह डर कर चीख पड़ी, मम्मी ये क्या हुआ मुझे? मेरी इतनी चोट कैसी आई? आर्या की मां कुछ कह नहीं पाई, बेचारी रो पड़ी। उनकी आवाज सुनते ही विराट और उसके पापा भी भागकर कमरे में आए। आर्या हैरानी से पूछने लगी, पापा, भाई आप ही बताओ ना, ये मुझे क्या हुआ है? मेरे शरीर पर इतने जख्म कैसे आए? मम्मा इतना रो क्यों रही हैं और मेरी बॉडी इतना पेन क्यों कर रही है? आप प्लीज बताइए। आर्या के लगातार सवालों को सुनकर विराट ने बात संभालते हुए कहा, अरे आर्या, वो दरअसल कमजोरी की वजह से तुम छत पर फिसल गई थी, बेहोश हो गई, इसीलिए तुम्हें याद नहीं कि चोट कब लगी। और फटाफट चलो, मैंने और पापा ने आज खाना बनाया है, हम खाना खाते हैं। आर्या ने कहा, भाई मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं चलकर नहीं जा पाऊंगी और वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ खा लिया हो। मेरा पेट भरा भरा सा लग रहा है। ये सुनते ही आर्या की मां और पापा के सामने वो खौफनाक मंजर आ गया। जब आर्या चिकन पर टूट पड़ी थी
और उसे बेहद अजीब तरीके से खा रही थी। तभी अचानक विराट ने मां को आवाज देकर कहा, अरे मम्मी, आप मेरे साथ चलिए, हम खाना लेकर आते हैं। आज हम आर्या के कमरे में ही डिनर करेंगे। यह कहकर विराट और उसकी मां खाना लेने चले गए। आर्या के माँ पापा और विराट ने आज उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। तभी आर्या की नजर अपने गले में पड़े एक धागे पर गई। वह चौंकते हुए बोली, मम्मी, ये धागा कैसा? मैंने कब पहना? मुझे तो कुछ याद ही नहीं। आर्या की मां ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, बेटा, ये मैंने पहनाया है। तुम्हें बहुत नजर लग जाती है ना, इसीलिए इसे पहने ही रखना, उतारना मत। और हाँ, आज रात छत पर मत सोना, यही सोना, मैं भी तुम्हारे पास रहूंगी। खाना खाने के बाद आर्या जैसे कई रातों से जगी हुई थी, वैसे ही गहरी नींद में सो गई। उसे इतने सुकून से सोता देख मां उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। पापा उसके पैर दबाने लगे और विराट उसे ऐसे देख रहा था जैसे बहुत वक्त बाद अपनी बहन को देख रहा हो। सुबह उठने के बाद आर्या की मां अपने कमरे में नहाने के लिए चली गई। तभी आर्या को एक आवाज सुनाई दी। आर्या बेटा, वह आवाज उसकी मां की थी। आर्या ने कहा, मम्मा बोलिए। उधर से आवाज आई, बेटा, अब तुम्हें नजर नहीं लगेगी, तुम अपना धागा उतार दो। आर्या ने चौंक कर कहा, पर मम्मी, कल तो आपने ही पहनाया था मुझे, अब क्यों उतरवा रही हैं? तभी अचानक उसकी मां की आवाज गुस्से में बदल गई, तुमसे जितना कहा जाए उतना किया करो, मुझे बहस करना पसंद नहीं। कहा ना, धागा उतार कर डस्टबिन में डाल दो, अब तुम्हें कोई नजर नहीं लगेगी। उनकी बात सुनकर आर्या डर के मारे धागा उतारकर डस्टबिन में डाल देती है। उधर आर्या की मां जब अपने कमरे में बाथरूम में नहा रही थी, तभी उन्हें विराट की आवाज आई, मम्मी, मम्मी, कहाँ हो? आर्या की मां ने जवाब दिया, बेटा, मैं बाथरूम में नहा रही हूं, बोलो क्या काम है? विराट ने कहा, मम्मी, भगत जी का फोन आया था, वो कह रहे थे अब डरने की कोई बात नहीं है, हम धागा उतार सकते हैं और उतार कर डस्टबिन में डाल देना। आर्या की मां ने हैरानी से पूछा, पर बेटा, भगत जी ने तो मना किया था। फिर तभी विराट अचानक चिल्लाया, मम्मी, आप समझती क्यों नहीं हैं? मैंने कहा ना, भगत जी का फोन आया था मेरे पास, उन्होंने ही कहा मुझसे कि धागा उतार कर फेंक दो। और हाँ, आप पापा से भी कह देना, मैं जा रहा हूं क्रिकेट खेलने। आर्या की मां ने धागा उतार कर डस्टबिन में फेंक दिया। इधर आर्या की मां जब अपने रूम से बाहर बैठक में आई तो वहां आर्या के पापा अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने पापा से कहा, आप भी ये धागा उतारकर डस्टबिन में फेंक दीजिए, विराट के पास भगत जी का फोन आया था। आर्या के पापा हैरान होते हुए बोले, धागा उतार दें, पर भगत जी ने तो मना किया था ना। आर्या की मां बोली, अरे बताया ना मैंने, उन्होंने ही विराट से फोन करके कहा है कि अब डरने की कोई बात नहीं, हम धागा उतार कर फेंक सकते हैं। आर्या के पापा ने भी बिना सोचे समझे धागा उतार कर फेंक दिया। यह कहकर आर्या की मां किचन में चली गई और नाश्ता बनाने लगी। तभी उन्होंने किचन से आवाज लगाई, आर्या बेटा, तैयार होकर बाहर आ जाओ, नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो। कई बार आवाज लगाने के बाद भी जब आर्या की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो मां उसके कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, उनकी जान हलक में अटक गई। वे सदमे से वहीं गिर पड़ी। उनके गिरने की आवाज सुनकर आर्या के पापा दौड़कर आए, लेकिन अंदर जो देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। आर्या सिर्फ एक टॉवल पहने आईने के सामने बैठी थी। वह खुद को निहार रही थी, कभी अपने हाथों को, कभी पैरों को और कभी अपने पूरे जिस्म को चूम रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा उन्माद था, उसके मुंह से लार टपक रही थी। कमरे में एक अजीब सी गंध फैल रही थी। आर्या के मां पापा शायद एक दूसरे से कुछ कहने की हालत में नहीं थे। तभी बाहर से विराट के चिल्लाने की आवाज आई, मम्मी, पापा, कहाँ हो? विराट की आवाज सुनकर जैसे आर्या के मां पापा खुद को संभालने लगे और जल्दी से उठकर बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही वे विराट के पास पहुंचे, आर्या की मां ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। विराट समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ ये क्या हुआ। वह बेखबर आंखों से अपनी मां को देखने लगा। तभी आर्या के पापा ने उसकी मां को संभालते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? इसमें इस बेचारे की क्या गलती? तुम इसे क्यों थप्पड़ मार रही हो? आर्या की मां रोते हुए चिल्लाई, बोल, किसने कहा था मुझसे कि धागा उतार दो? अब कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। इसी ने कहा था, अगर मैं इसकी बातों में न आती तो शायद यह सब नहीं होता। पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आर्या ने अपना धागा क्यों उतारा।
मैंने तो उसे नहीं कहा था। जरूर इसी ने कहा होगा। फिर विराट का कॉलर पकड़कर उसे झकझोरते हुए बोली, बोल, क्यों किया तूने ऐसा? क्या मिला तुझे? ये सब करके किस बात का बदला ले रहा है तू हमसे? विराट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मां ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन अपनी मां की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। वह तेज आवाज में बोला, मम्मी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं किस बात का बदला लूंगा आपसे? आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं। आर्या की मां रोए जा रही थी। तभी उसके पापा बोले, बेटा, तूने ही तो कहा था अपनी मम्मी से कि भगत जी का फोन आया है, धागा उतार दो, अब डरने की कोई बात नहीं है। उनकी बात सुनकर विराट चौंक गया और बोला, मम्मी, आप क्या कह रही हैं? मैंने कब कहा आपसे ऐसा? मैं तो खुद सुबह से क्रिकेट खेलने गया था। उल्टा मेरे पास तो खुद आर्या का फोन आया था धागा उतारने के लिए। विराट की बात सुनकर आर्या के माँ बाप दोनों चौंकते हुए बोले, क्या आर्या का फोन तुम्हें आया था धागा उतारने के लिए? आर्या की मम्मी अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है, और आर्या ने अपना धागा उतारा ही क्यों, और उसने फोन पर तुमसे क्या कहा? विराट ने जवाब दिया, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तब आर्या का फोन आया। उसने मुझसे कहा कि भैया धागा उतार कर फेंक दो। भगत जी का फोन आया था पापा के पास। मैंने उससे पूछा कि भगत जी ने क्या कहा, तो उसने कहा कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, बस पापा ने कहा है कि आपसे मैं बोल दूं। उनके पास भगत जी का फोन आया कि अब डरने की कोई बात नहीं है, धागा उतार कर फेंक दो। मुझे पीछे से पापा की आवाज भी सुनाई दी थी कि आर्या सही कह रही है, तो मैंने धागा उतार कर फेंक दिया। आर्या के पापा चौंकते हुए बोले, मैंने कब कहा? मेरी तो सुबह से तुमसे कोई बात ही नहीं हुई, और मेरे पास तो भगत जी का नंबर ही नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आर्या की मम्मी रोते हुए बोली, यह सब उसी की वजह से हुआ है, उसी ने किया है जो भी किया। तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई। विराट दौड़कर दरवाजा खोलने गया तो उसने देखा कि भगत जी बाहर खड़े थे। विराट उन्हें देखकर खुश हो गया और उन्हें अंदर आने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही भगत जी ने पहला कदम चौखट पर रखा, उन्होंने महसूस किया कि कोई साया इस घर में है जो नहीं चाहता कि वह यहां आए। भगत जी ने बजरंगबली का नाम लेते हुए अंदर कदम रखा और सोफे पर बैठ गए। आर्या की मम्मी, पापा और विराट कुछ कहने ही वाले थे कि भगत जी खुद ही बोले, मैं जानता हूं आप सब लोग क्यों रो रहे हैं, उस साए ने आप सभी के धागे उतरवा दिए हैं। विराट हैरान होकर बोला, पर भगत जी, आपको यह सब कैसे पता चला? भगत जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, पहले आप लोग रोना बंद करें और चिंता मत करें, अब मैं आ गया हूं। मुझे यह सब तब पता चला जब मैं सुबह पूजा के बाद अपनी गद्दी पर बैठा और आपकी बेटी आर्या का नाम लेकर बजरंगबली के चरणों में अर्जी लगाई। वहीं से मुझे मालूम हुआ कि कैसे उस काली शक्ति ने आवाजें बदलकर यह सब किया। आर्या के पापा, मम्मी और विराट हैरान होकर बोले, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा भगत जी, आप क्या कह रहे हैं? भगत जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं आपको समझाता हूं, यह काली शक्ति ही थी जिसने आर्या की मां की आवाज निकालकर उससे धागा उतरवाया। इसने विराट की आवाज निकालकर उसकी मम्मी का धागा उतरवाया। फिर इसी ने तुम्हारे पापा की आवाज निकालकर उनका भी धागा उतरवाने को कहा, और फिर इसी साए ने आर्या से फोन करवाकर विराट से धागा उतरवाने को कहा था। तुम्हारे पापा की आवाज भी इसी ने निकाली थी। यह सब सुनकर उन लोगों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। भगत जी बोले, आप सब पहले मुझे वहां ले चलिए जिस काम के लिए मैं आया हूं। वैसे तो मुझे दोपहर में आना था, लेकिन जब मुझे इस सब का पता चला तो मैंने तुरंत यहां आने का फैसला किया। आर्या के पापा, मम्मी और विराट भगत जी के साथ आर्या के कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें एक भयानक बदबू का एहसास हुआ। इतनी तीव्र बदबू कि आर्या की मम्मी को वहीं उल्टियां होने लगी। आर्या के पापा और विराट भी घबराकर उबकाई लेने लगे। भगत जी समझ गए कि जो भी है वह बहुत ही शक्तिशाली है। उन्होंने अपने थैले से सिंदूर निकाला और आर्या के कमरे के बाहर छिड़क दिया। जैसे ही भगत जी ने कमरे का दरवाजा खोला, आर्या की मम्मी को फिर से उल्टी हो गई, और इस बार आर्या के पापा और विराट भी खुद को संभाल नहीं पाए। अंदर का दृश्य रूह कंपा देने वाला था। आर्या एक तौलिए में जमीन पर बैठी थी, उसके दोनों पैर फैले हुए थे। आर्या के कमरे से एक भयानक बदबू आ रही थी, जैसे कोई जानवर सड़कर मर गया हो। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, उनका दिल दहल उठा।
आर्या अपने हाथों में एक चूहे को पकड़े उसे चबा रही थी। उसके कपड़े, चेहरा और हाथ खून से सने हुए थे। यह दृश्य देखकर आर्या की मम्मी, पापा और विराट रो पड़े और डर के मारे अपनी नजरें फेर लीं। तभी आर्या ने धीरे धीरे अपनी गर्दन को नीचे से मोड़ा और उसे एक असंभव कोण पर घुमाते हुए भगत जी की तरफ घूरा। अगले ही पल उसके अंदर से एक गहरी, डरावनी और मर्दानी आवाज गूंज उठी। आखिर तू नहीं माना? आ ही गया। अब जब आ ही गया है तो तैयार रह मरने के लिए। तेरे साथ अब ये सब भी मारे जाएंगे। आर्या ने जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया, उसका खून से सना चेहरा और भी भयानक लगने लगा। उसके होंठों के किनारों से खून और लार टपक रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे उनमें पानी की जगह सिर्फ खून भरा हो। फिर उसने अपने दोनों हाथों को गालों पर फेरते हुए कहा, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं, भगत, चला जा, वरना अपनी जान से जाएगा। भगत जी ने अपने थैले से बजरंगबली के नाम का एक धागा निकाला और उसे कसकर पकड़ते हुए बोले, जाएगा तो तू, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तू जो भी है, इस लड़की को छोड़ दे और इसके शरीर से निकल जा, वरना मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। ये सुनते ही आर्या जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि कमरे की दीवारें तक कांप उठीं। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, तू मुझे सजा देगा। तुझे अभी तक यह भी नहीं पता कि मैं कौन हूं। भगत जी शांत स्वर में बोले, मैं जानता हूं तू कौन है, लेकिन अगर तू खुद बता दे तो अच्छा रहेगा। आर्या के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। वह मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उठी, फिर भगत जी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने एक हाथ अपनी कमर पर रखा और दूसरा हाथ अपने बालों में डालते हुए घमंड से कहा, जा, नहीं बताती, पता कर ले, अगर कर सकता है तो, और अगर अपना भला चाहता है तो यहां से चला जा, वरना इस लड़की का ऐसा हाल करूंगी कि तू सोच भी नहीं सकता। लेकिन भगत जी जानते थे कि इसे बस बातों में उलझाना है। उन्होंने अपने एक हाथ से धीरे धीरे थैले से सिंदूर निकाला और झट से आर्या के चारों ओर छिड़क दिया। जैसे ही सिंदूर उसके चारों ओर गिरा, आर्या बौखला गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि घर वालों ने अपने कानों में उंगलियां डाल लीं, लेकिन उसकी चीखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। तभी भगत जी ने गरज कर कहा, अगर तूने चिल्लाना बंद नहीं किया तो मैं तेरे ऊपर बजरंगबली के नाम की भभूत डाल दूंगा। यह सुनते ही आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। वह तुरंत शांत होकर वहीं बैठ गई और घूरकर भगत जी को देखने लगी। भगत जी ने आर्या के चारों ओर सिंदूर छिड़क दिया और उसे उस घेरे में बैठने पर मजबूर कर दिया। फिर वे गहरी आवाज में बोले, बता, कौन है तू? क्यों इस लड़की को परेशान कर रहा है? इस पर कैसे आया और चाहता क्या है इससे? यह सुनते ही आर्या ने गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे वह कुछ सूंघ रही हो। फिर वह भयानक हंसी हंसने लगी और मर्दानी आवाज में बोली, इसका जिस्म। जैसे जैसे वह बोलती गई, उसकी आवाज तेज होती गई। वह जोर जोर से चीखने लगी, इसका जिस्म खींच कर लाया है मुझे, इसका जिस्म चाहिए मुझे इसके जिस्म की ख्वाहिश है। भगत जी गरज उठे, खामोश, अगर एक लफ्ज भी और बोला तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। खबरदार, जो इस लड़की के बारे में कुछ और कहा। यह सुनते ही आर्या और जोर से हंसने लगी। अचानक उसने अपनी जीभ को हथेली भर बाहर निकाल लिया और भगत जी को चढ़ाते हुए बोली, ले, खींच खींच खींचना। अब क्या हुआ? रुक गया? रुक क्यों गया? खींच ले मेरी जुबान। फिर वह दहाड़ते हुए बोली, मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, मुझे इसका जिस्म चाहिए। मैं जिंदगी भर इसके साथ रहूंगा या फिर इसे अपने साथ ले जाऊंगा। इसका जिस्म सिर्फ मेरा है। भगत जी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उन्होंने झट से गंगा जल की बोतल निकाली और आर्या के ऊपर डाल दिया। जैसे ही गंगा जल की बूंदें उसके शरीर पर पड़ीं, वह बुरी तरह चीखने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर तेजाब डाल दिया हो। वह दर्द से तड़प उठी और चीखते हुए बोली, छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं चला जाऊंगा, छोड़ दे। भगत जी ठाका मारकर हंसे और बोले, लगता है तेरा पहली बार किसी से पाला पड़ा है। ये झूठ किसी और से बोलना कि चला जाएगा। अब बकवास बंद कर और बता, कौन है तू? कैसे आया इस लड़की पर और चाहता क्या है? यह सुनते ही आर्या ने अपनी तिरछी नजर
भगत जी की तरफ घुमाई और डरावनी हंसी में बोली, मसान, मसान हूं मैं, और मैं इसके जिस्म के लिए आया हूं। मुझे इसका जिस्म चाहिए। भगत जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, तो लगता है तू इसी चक्कर में मारा गया था। यह सुनकर आर्या को गुस्सा आ गया और वह गुर्राई, ए भगत, बकवास बंद कर अपनी। क्या पता है तुझे मेरे बारे में। भगत जी ठहाका मारकर हंसे और बोले, मुझे जो जानना था मैंने सब जान लिया। अब तू मेरे मुंह से सुनेगा या खुद बताएगा? बोल जल्दी, नहीं तो अभी बजरंग बली का सिंदूर तेरे माथे पर रख दूंगा और तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। ये सुनकर आर्या का चेहरा अचानक बदल गया। वह उदास हो गई और भारी आवाज में बोली, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था, पर वो मुझे पसंद नहीं करती थी। फिर उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, फिर भी जैसे तैसे करके मैंने उसके घर वालों को डराया धमकाया और उसे शादी कर ली। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसका जिस्म भी इस लड़की की तरह बहुत सुंदर था, बहुत आकर्षक था। वह कुछ पल रुका, फिर तेज आवाज में बोला, मुझे उससे प्यार से कहीं ज्यादा उसका जिस्म चाहिए था। और शादी की पहली रात जब मैंने उसके साथ कुछ करने की कोशिश की तो उससे पहले उसने मुझे दूध में झरमिलाकर पिला दिया और मार दिया। फिर उसकी आवाज भयंकर गूंजने लगी। मरने से पहले उसने कहा था, तू मुझे मेरी मर्जी के बिना छू भी नहीं सकता और ना ही किसी और लड़की को छू पाएगा। तब से लेकर आज तक मैं भटक रहा हूं। मैं इंतजार में हूं ऐसे जिस्म की, और मुझे इस लड़की का जिस्म वैसा ही लगा जैसा मुझे चाहिए था। इसीलिए जब तक मैं इसे पा नहीं लेता, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। भगत जी बोले, अच्छा, तो मजनू बना फिरता है तू। चल अब ये बता, इस लड़की पर कैसे आया? ये सुनते ही आर्या की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह खुशी से हंसते हुए बोली, परसों ये लड़की अपनी सहेलियों के साथ दोपहर में कहीं से आ रही थी। मैं तो वहीं पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी मैंने देखा इसका दुपट्टा अचानक हवा में उड़ गया और इसका जिस्म देखकर मैं बावला हो गया। मैंने वहीं ठान लिया, यही है वो जो मुझे चाहिए थी और मैं इसे पाकर ही रहूंगा। फिर मैं इसके पीछे पीछे आ गया। भगत जी ने गहरी सांस ली और बोले, अब ये बता, जब तू परसों दोपहर में ही आ गया था तो फिर तूने इसे रात में ही क्यों परेशान किया? परसों ही इसके शरीर में क्यों नहीं घुसा? आर्या अपने गालों को सहलाते हुए बोली, क्योंकि मैं पहले वाली गलती दोहराना नहीं चाहता था। इस बार मैंने इससे इसकी इजाजत मांगी और ये मेरी बात मान भी गई। फिर वह गुर्राते हुए बोली, और तू भगत, मेरी बात मान जा। अभी भी वक्त है, वापस चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। भगत जी ठहाका मारकर हंसे और बोले, हां, पता है तूने कैसे इजाजत मांगी होगी। धमकाकर। तूने अब भी पहले की तरह ही किया। बस फर्क इतना है कि इस बार तू मरा हुआ है। अब किसी को दिखेगा भी नहीं तो कोई तेरा क्या कर लेगा। फिर भगत जी ने कड़े शब्दों में कहा, अब मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, आराम से जाएगा या मार खाकर जाएगा? आर्या जोर से हंसी और बोली, ना मैं आराम से जाऊंगी ना मार खाकर जाऊंगी। जाएगा तो तू, और वो भी अपनी जान से। इतना कहते ही आर्या ने भगत जी की छाती पर जोरदार लात मारी। भगत जी धड़ाम से बाहर गिर गए और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आर्या ने अंदर से कमरा बंद कर लिया। भगत जी को इतनी जोर से लात मारी गई थी कि वह पीछे जाकर दीवार से टकरा गए। तभी आर्या के माँ पापा भागकर उनके पास पहुंचे और उन्हें उठाया। भगत जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपकी यह हालत हो गई। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आप चले जाइए, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको कोई दिक्कत हो। भगत जी अपने आप को संभालते हुए बोले, अरे आप चिंता मत करिए, ये सब तो हमारे काम में चलता ही रहता है। अब आप बस वही करिए जो मैं कहता हूं। इतना कहकर भगत जी ने एक सामान की पर्ची विराट को थमाई और बोले, ये सामान और जो पर्ची मैंने कल दी थी वो सब जल्दी से लेकर आओ, तब तक मैं यहां तैयारी करता हूं। विराट तुरंत बाजार की ओर दौड़ पड़ा। फिर भगत जी ने आर्या की मां से कहा, आप पूरे घर में दिए जलाकर रख दीजिए और गंगा जल व आटा लाकर मुझे दीजिए। आर्या की मां पूरे घर में दिए जलाने लग गई। आर्या के पापा भगत जी की सहायता करने लगे। भगत जी ने गंगा जल छिड़क कर जमीन को पवित्र किया। फिर उन्होंने आटे से एक चौक पोड़ दिया। चौक के चारों ओर थोड़ी दूरी पर एक लाइन खींची और हर लाइन के बीच एक और चौक बना दिया।
तभी आर्या की मां पूरे घर में दिए जलाकर वापस आ गई। ना, भगत जी बोले, अब जल्दी से हवन की तैयारी करो और पूजा का सामान यहां लाकर रखो। आर्या के मां पापा घर के मंदिर से पूजा का सामान भगत जी के पास लाकर रखने लगे। इतने में विराट बाजार से सामान लेकर आ गया। भगत जी ने कहा, अब मैं जैसा कहूं आपको वैसा ही करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उठना नहीं है। वह मसान अपनी पूरी कोशिश करेगा आपको परेशान करने की, लेकिन आपको अपना काम नहीं रोकना है और न ही उसकी बातों पर ध्यान देना है। हो सकता है वह आपकी बेटी को तकलीफ दे, जिसे देखकर आप पिघल जाएं, या फिर जाने का नाटक करके आपकी बेटी से ही सब कुछ बिगड़वाने की कोशिश करे। लेकिन आपको उसकी बातों में नहीं आना है। भगत जी ने जो चौक बनाया था, उसके चारों ओर लाइन खींचकर बीच में चौक पूरे थे। उन्होंने एक जगह आर्या की मां, पापा और विराट को बैठा दिया। हर चौक में एक लोटा रखा, जिसमें गंगा जल, बजरंगबली का सिंदूर और बजरंगबली का धागा था। फिर उन्होंने सबके गले में वह धागा डाल दिया और कहा, आपको यहीं बैठकर जोर जोर से हनुमान चालीसा का उच्चारण करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, उच्चारण नहीं रोकना है। चौथे चौक पर खुद भगत जी बैठ गए। वहीं उन्होंने हवन की तैयारी शुरू की और हवन करना शुरू कर दिया। आर्या की मां चिंतित होकर बोली, भगत जी, आर्या तो अंदर से कमरा बंद करके बैठी है, वह बाहर कैसे आएगी? भगत जी मुस्कुराते हुए बोले, आप चिंता मत करें, बस बजरंग बली का नाम लेकर हनुमान चालीसा का उच्चारण शुरू करें। बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। जैसे ही भगत जी ने हवन में अग्नि प्रज्वलित की, आर्या के घर वालों ने भी अपने गले में बजरंग बली का धागा डालकर माथे पर सिंदूर लगाया और हनुमान चालीसा का उच्चारण शुरू कर दिया। तभी आर्या के कमरे से जोर जोर की आवाजें आने लगी। वह भगत जी को धमकाने लगी, भाग जा, तुझे नहीं पता तू किससे पंगा ले रहा है। पर भगत जी अपनी पूजा में लगे रहे। बीच बीच में आर्या कभी सामान्य होकर अपनी मां को पुकारती, मां मुझे बचाओ, तो कभी भयानक और मर्दानी आवाज में चीख चीख कर सबको डराने लगती। आर्या के घर वाले डरे सहमे भगत जी की ओर देखने लगे, पर भगत जी इशारों से उन्हें उच्चारण जारी रखने का संकेत देते रहे। जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हुआ, भगत जी ने हाथ से इशारा कर सबको रुकने के लिए कहा। तभी अचानक आर्या के कमरे का दरवाजा खुला। सभी की नजरें उस ओर टिक गईं। उन्होंने देखा, आर्या अपने कमरे से बाहर निकली थी, लाल रंग की साड़ी पहने, एक दुल्हन की तरह सजी हुई। भगत जी आर्या को देख बोले, अब मैं जैसा कहता हूं वैसा कर, चुपचाप आकर इस चौक में बैठ जा। अगर तू चाहता है कि तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो। आर्या जोर से हंसते हुए मर्दानी आवाज में बोली, देख भगत, कितनी कमाल की लड़की लग रही है ना, एकदम मेरी दुल्हन। आज मैं तुम सबके सामने इसे अपना बनाऊं और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर वह जोर जोर से हंसने लगी। तभी भगत जी ने बजरंगबली का सिंदूर उठाया और आर्या पर छिड़क दिया। सिंदूर पड़ते ही वह तड़पने लगी और कुछ ही सेकंड में बेहोश हो गई। आर्या की मां और पापा की सहायता से भगत जी ने उसे चौक के अंदर लाकर बैठा दिया। आर्या की हालत देखकर उसकी मां रोने लगी। भगत जी बोले, अब आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। आप बस मेरे कहने पर हनुमान चालीसा शुरू करिए और चाहे कुछ भी हो जाए, पाठ रुकना नहीं चाहिए। भगत जी के कहने पर सबने जोर जोर से हनुमान चालीसा का उच्चारण शुरू कर दिया। भगत जी ने बजरंगबली का नाम लेते हुए गंगा जल उठाया और आर्या के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही गंगा जल पड़ा, आर्या भयंकर आवाज में चीख पड़ी। ऐसा लगा जैसे जमीन हिल रही हो। चारों ओर रखी चीजें कंपन करने लगीं। आर्या का रूप अचानक ही भयानक हो गया। उसकी आंखें गहरी लाल हो गईं, जैसे उनमें खून उतर आया हो। उसकी काली पुतलियां दूध की तरह सफेद हो गईं। उसके मुंह से लार टपकने लगी और जैसे ही उसने मुंह खोलकर चारों ओर फूंक मारी, पूरे घर में एक भयंकर बदबू फैल गई। इतनी सड़ी गली घिनौनी बदबू कि घर वालों का दम घुटने लगा। उन्हें उल्टियां आने लगीं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखा। भगत जी हवन में सामग्री डालते हुए बोले, तुझे जो करना है कर ले, जितना चीखना है चीख ले। आर्या दोनों घुटनों पर बैठ गई। उसने बाल खोल लिए और सिर झटकने लगी। वह जमीन पर हाथ टेक कर भेड़िए जैसी गुर्राने लगी। इतनी तेजी से सिर घुमा रही थी कि उसकी मां डर गई। उन्हें लगा कि अगर आर्या का सिर जमीन से टकरा गया तो वह बुरी तरह घायल हो जाएगी। भगत जी ने हाथ उठाकर इशारा किया और मां को पाठ जारी रखने को कहा। फिर भगत जी बोले,
बोल, तुझे क्या चाहिए? कैसे जाएगा इस लड़की को छोड़कर? आर्या मर्दानी आवाज में चीखते हुए बोली। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। अब तू देख मैं क्या करता हूं। इतना कहकर वह चौक से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन भगत जी ने तुरंत हवन में सामग्री और सिंदूर डाल दिया। सिंदूर के असर से जैसे ही आर्या चौक पार करने लगी, हवन की अग्नि की लपटें उठीं और वह झुलसने लगी। चीखती हुई वह वापस चौक के अंदर गिर गई। गुस्से में दांत किटकिटाते हुए बोली, भगत, ये तू अच्छा नहीं कर रहा। तू अपनी जान से जाएगा। घर में हर तरफ जलते हुए दिए और हनुमान चालीसा के लगातार उच्चारण से एक अलग ही माहौल बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे घर में कोई दैवीय शक्ति मौजूद हो। भगत जी बोले, तुझे जहां जाना है जा, पूरा घर घूम ले। तुझे जो करना है कर, अब तुझे कोई नहीं रोकेगा। ये सुनते ही आर्या चौक से निकलकर दौड़ पड़ी। वह पूरे घर में भयानक चीखों के साथ इधर उधर भागने लगी। घर वाले हनुमान चालीसा पढ़ते रहे और आर्या गुस्से से चीखते हुए बोली, बंद कर दो, बंद करवा दो इसे भगत, वरना तुम सब इस लड़की से हाथ धो बैठोगे। वह पूरे घर में बेतहाशा दौड़ रही थी। तभी भगत जी ने एक नारियल पर आर्या का नाम लेकर मंत्र पढ़ा और उसे अग्नि में आहुति दे दी। इसके बाद उन्होंने बजरंगबली का सिंदूर मुट्ठी में भरा और अचानक आर्या के सामने आकर खड़े हो गए। आर्या दौड़ते दौड़ते अचानक रुक गई। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वह दांत पीसते हुए बोली, हट जा मेरे रास्ते से, वरना अभी तेरी गर्दन मरोड़ दूंगी। भगत जी हंसते हुए बोले, तू मेरी गर्दन मरोड़ेगी? ले कर कोशिश। इतना कहते ही उन्होंने सिंदूर से भरा हाथ पूरी ताकत से आर्या के माथे पर रख दिया। आर्या एक भयंकर चीख के साथ बिलक उठी। ऐसा लगा जैसे किसी ने जलता हुआ लोहा उसके माथे पर रख दिया हो। अब उसकी शक्तियां थोड़ी कमजोर पड़ने लगीं। भगत जी ने उसे खींचकर फिर से चौक के अंदर बिठा दिया और उसका हाथ पकड़कर अग्निकुंड में आहुति दिलवाने लगे। तभी आर्या ने भगत जी का हाथ कसकर पकड़ लिया और गुर्राते हुए बोली, मैं अभी कमजोर हुआ हूं, पर जाऊंगा नहीं। जो तूने मेरे साथ किया है उसके लिए पछताएगा। भगत जी ने बिना कोई देरी किए दूसरे हाथ से गंगाजल उठाया और आर्या पर छिड़क दिया। जैसे ही गंगाजल पड़ा, आर्या एक भयंकर चीख के साथ कांपने लगी। फिर वह अचानक शांत हो गई। अब उसमें सिर्फ सांस बाकी थी। भगत जी ने उसके गले में बजरंगबली का धागा डाल दिया, फिर उसका हाथ पकड़कर हवन में आहुति दिलवाई। इसके बाद उन्होंने एक नारियल फोड़ा, आधा मंदिर में रखवाया और आधा आर्या के सिर से वार कर अग्निकुंड में आहुति दिलवा दी। इसी के साथ हनुमान चालीसा का उच्चारण भी पूरा हुआ। सभी उठकर आर्या के पास आए। उसकी मां ने उसे गोद में संभाला और आर्या बेहोश हो गई। आर्या के पापा हाथ जोड़कर बोले, भगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। आपने मेरी बेटी को बचा लिया। विराट बोला, भगत जी, अब आर्या ठीक तो हो जाएगी ना? अब तो वो उसे परेशान नहीं करेगा, है ना? भगत जी गंभीर स्वर में बोले, अभी जो किया गया है वह सिर्फ आधी प्रक्रिया है। अभी वह सिर्फ कुछ समय के लिए दूर हुआ है। मैंने इसे रक्षा धागा पहना दिया है, इसीलिए वह अब इसके पास नहीं आ सकता। फिर उन्होंने सभी को धागे देते हुए कहा, यह धागे आप सब लोग भी पहन लो और ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं खुद ही क्यों ना कहूं, इन्हें घर पहुंचने से पहले मत उतारना। आर्या की मां घबराई हुई बोली, मतलब भगत जी, क्या आर्या अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई? और यह घर आकर वाली बात का क्या मतलब है? भगत जी ने गंभीर स्वर में कहा, आज यह चैन से रहेगी, लेकिन जैसे ही इसे होश आए आप इसे तुरंत गंगा जल पिला देना और यह भभूत इसके माथे पर लगाकर इसकी जुबान पर भी रख देना। फिर वे चेतावनी भरे स्वर में बोले, कल सुबह आप सब मेहंदीपुर बालाजी जाने की तैयारी करो। अभी इसके अंदर उस मसान का अंश बाकी है, जो अभी कमजोर है इसलिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। इसलिए कल आप सबको बालाजी जाना ही होगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा। फिर भगत जी ने सख्त लहजे में कहा, जब तक मैं कुछ ना कहूं किसी की बातों में मत आना, और घर में कोई भी आए तो उसके ऊपर बिना गंगा जल छिड़के उसे अंदर मत आने देना, फिर चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। वे उठते हुए बोले, फिलहाल आप लोग आर्या का ख्याल रखो। अगर कोई भी डराने वाली बात हो तो तुरंत मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूं, कल सुबह की तैयारी भी करनी है। इतना कहकर भगत जी वहां से चले गए।
भगत जी के जाने के बाद सभी घर वालों ने आर्या को उठाकर उसके कमरे में लिटा दिया और उसके पास बैठ गए। आर्या की मां अपनी बेटी को ऐसे देख रही थी जैसे मुद्दतों बाद उसे इस तरह सुकून में देखा हो, वरना कुछ देर पहले जो हुआ था उसे देखकर तो यकीन करना मुश्किल था कि यह उनकी ही बेटी है। आर्या के पापा और विराट उसके पैरों के पास बैठकर धीरे धीरे उसके पैर दबा रहे थे। कुछ देर बाद आर्या दर्द में कराहते हुए उठी और बोली, मम्मी बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए और मेरे पूरे शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। आर्या की मम्मी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा नजर लग गई थी इसीलिए तबीयत खराब हो गई, तू बता क्या खाना है, मैं तेरे लिए वही बनाती हूं। तभी अचानक आर्या कुछ सोचते हुए बोली, मम्मी कल आपने ही तो कहा था कि धागा उतरवा दिया था, अगर आपने धागा न निकलवाया होता तो मुझे नजर नहीं लगती ना। ये सुनते ही उसके पापा तुरंत बोले, बेटा अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कहे, मम्मी कहें या मैं खुद कहूं, लेकिन अब यह धागा मत उतारना और जल्दी बता क्या खाना है, अभी मंगवाता हूं। आर्या दर्द में कराहते हुए बोली, मंगवाता हूं मतलब मम्मी आपने कुछ बनाया नहीं क्या। आर्या की मां असमंजस में पड़ गई कि क्या जवाब दे। वह इधर उधर देखने लगी, तभी विराट बीच में बोल पड़ा, अरे आर्या तेरी तबीयत खराब थी ना, इसलिए मम्मी बहुत परेशान थी, कुछ नहीं बना पाई, तू बता क्या खाना है, अभी बाजार से लेकर आता हूं। आर्या की मम्मी मन ही मन डर रही थी, उसे डर था कि कहीं आर्या फिर से नॉनवेज की मांग न कर दे। लेकिन अगले ही पल आर्या बोली, भाई मुझे पाव भाजी खानी है, मेरे लिए वही ले आना और जल्दी लाना, बहुत भूख लगी है और बहुत दर्द हो रहा है। विराट बोला, तब तक तू आराम कर, मैं अभी गया और अभी आया। थोड़ी देर बाद सब खाना खाकर बैठे, तभी आर्या के पापा बोले, आज हम सब पूजा वाले कमरे में सो जाते हैं, कल सुबह निकलना भी है तो उठने में भी दिक्कत नहीं होगी। आर्या हैरान होकर बोली, हम कहाँ जा रहे हैं। विराट मुस्कुराते हुए बोला, तेरे लिए सरप्राइज है, हम घूमने जा रहे हैं, तू हमेशा कहती थी ना कि कहीं घूमने नहीं जाते, तो बस तेरे लिए सरप्राइज है, अब ज्यादा सवाल मत कर और सब पूजा वाले कमरे में सो जाते हैं। आर्या चैन की नींद सो गई, लेकिन बाकी घर वालों की आंखों में नींद नहीं थी। सबको डर था कि पता नहीं किस पल आर्या उठकर फिर से कुछ करने न लगे। कभी विराट उठकर आर्या को देखता, तो कभी उसकी मम्मी, तो कभी उसके पापा। ऐसा करते करते सुबह हो गई। किसी ने एक पल के लिए भी आर्या को अकेला नहीं छोड़ा। सुबह सब तैयार होकर बैठे थे, तभी भगत जी आ गए और आर्या से बोले, कैसी है बेटा, तबीयत ठीक है ना तेरी। आर्या बोली, मेरी तबीयत ठीक है अंकल, आपको शायद मैंने कहीं देखा है। भगत जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा कभी देखा होगा कहीं किसी मंदिर में, और कहां मिलेंगे हम। चलो सब तैयार है ना, निकलते हैं फिर, वरना देर हो जाएगी। आर्या भगत जी की तरफ देखते हुए बोली, अंकल हम तो घूमने जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं हमारे साथ। भगत जी बोले, अरे बेटा जहां तुम जा रहे हो वहीं मैं भी जा रहा हूं, तो सोचा क्यों ना साथ ही चलूं, इसी बहाने सफर कट जाएगा। सब लोग मेहंदीपुर बालाजी के लिए बस में बैठ गए। बस में एक दो बार आर्या की तबीयत थोड़ी खराब सी लगी। तभी भगत जी बोले, आप इसे गंगा जल पिलाते रहिए और भभूत इसके माथे पर लगा दो। बालाजी पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। जैसे ही पहुंचे मंदिर के कपाट खुले थे, भक्तों की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। भगत जी बोले, आप एक काम करिए, सब लोग मेरे साथ चलिए, हम वहां लाइन में लगते हैं, विराट रूम लेकर सबका सामान रखकर आ जाएगा। विराट ने कहा, ठीक है भगत जी, मैं सबका सामान रखकर आता हूं, आप लोग चलिए। सब लोग मंदिर की लाइन में जाकर लग गए। जैसे ही लाइन में लगे, आर्या अचानक जोर जोर से अपने हाथ रेलिंग पर मारने लगी, अपने पैरों को भी जमीन पर जोर जोर से पटकने लगी। आसपास खड़े लोग घबराकर थोड़ा दूर हो गए। भगत जी बोले, आप लोग डरिए मत, बस बच्ची थोड़ी परेशान है। लोग समझ गए थे कि आर्या को क्या दिक्कत है, क्योंकि वहां ऐसे कई लोग आते थे जिन पर किसी ना किसी बुरी ताकत का साया होता था। आर्या जोर जोर से चीखने लगी, नहीं जाना मुझे, अंदर नहीं जाना मुझे, मैं इस लड़की को लेकर जाऊंगा, मुझे अंदर नहीं जाना। भगत जी पीछे से बोले, तुझे यहीं जाना है, इसके अलावा कोई और जगह नहीं है दुनिया में तेरे लिए, तुझे मुक्ति यहीं से मिलेगी, जल्दी से भाग अंदर। आर्या ने टेढ़ी नजरों से भगत जी को घूरते हुए कहा,
तू अच्छा नहीं कर रहा भगत। लेकिन बालाजी का दरबार बड़े बड़ों को उनकी औकात याद दिला देता है। फिर ये भूत प्रेत क्या चीज था। थोड़ी देर बाद आर्या जोर जोर से चीखने लगी, बुला लो मुझे अंदर, बुला लो मुझे, मुझे मुक्ति दे दो। मैं बहुत समय से तड़प रहा हूं, अब और नहीं तड़प सकता। मुझे मुक्ति दे दो बालाजी, बाबा मुझे मुक्ति दे दो, बुला लो मुझे। और अचानक ही आर्या तेजी से दौड़ती हुई भीड़ को पार करती आगे निकल गई। किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वहां ऐसा होता था जब किसी पर कुछ आता था तो कोई किसी को नहीं रोकता था। जैसे ही आर्या मंदिर के मेन गेट पर पहुंची, वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने भी उसे नहीं रोका। उसके घर वाले भी उसके साथ ही अंदर चले गए। वहां अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था। ये उन लोगों के लिए था जिन पर भूत प्रेत का साया था। हर तरफ अजीब सी चीखें गूंज रही थीं। आर्या भी वहां पहुंचकर जोर जोर से चीखने लगी, इधर उधर भागने लगी। अचानक वह जमीन पर बैठ गई। अपने दोनों घुटनों के बल अपने हाथों को जमीन पर रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। अपने हाथों को जमीन पर पटकने लगी, अपना सिर जोर जोर से घुमाने लगी। फिर आर्या चीखते हुए बोली, बाबा मुझे बुला लो अपने पास, मुझे भी मुक्ति दे दो, मुझे भी मुक्ति दे दो बाबा। और अचानक बेहोश हो गई। भगत जी और आर्या के घर वालों ने उसे मंदिर में हर जगह सर झुकवाया, प्रसाद भी उसके हाथ से ही चढ़वाया। फिर सब कमरे में वापस आ गए। आर्या अभी भी बेहोश थी। उसके घर वालों ने किसी तरह उसे उठाकर कमरे तक लाया और सुला दिया। आर्या की मम्मी चिंतित होकर बोली, भगत जी अब तो मेरी बच्ची ठीक है ना, अब तो उसे कुछ नहीं होगा। भगत जी मुस्कुराते हुए बोले, अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, अब आपकी बिटिया बिल्कुल ठीक है। बस कल सुबह हमें 7 पहाड़ी मंदिर जाना होगा, वहां एक छोटी सी पूजा करवानी है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग तब तक कुछ खा पी लीजिए, मैं पुजारी जी से मिलकर आता हूं। भगत जी वहां से चले गए। आर्या की मम्मी ने उसे जगाकर कुछ खिलाने की कोशिश की, पर आज शायद आर्या उस साए से पूरी तरह आजाद हो चुकी थी। वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी और आराम से सो गई। सुबह सभी नहा धोकर तैयार हो गए। आर्या मुस्कुराते हुए उठी और बोली, आज बहुत दिनों बाद अच्छा महसूस हो रहा है मम्मी। बिल्कुल हल्का हल्का लग रहा है, जैसे मेरे शरीर पर से कोई बोझ उतर गया हो। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं मम्मी? आर्या के पापा बोले, बेटा हम 7 पहाड़ी मंदिर जा रहे हैं, वहां जाकर तुम्हें और अच्छा लगेगा। आर्या खुशी से बोली, हाँ पापा, मैंने अपनी फ्रेंड से सुना था वहां के बारे में। रास्ता थोड़ा कठिन है पर बहुत अच्छी जगह है, चलो जल्दी चलते हैं। आर्या को खुश देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सभी लोग 7 पहाड़ी मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ता कच्चा और उबड़ खाबड़ था, चलना आसान नहीं था, लेकिन सब बजरंगबली का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहे। जब मंदिर पहुंचे तो भगत जी ने पुजारी जी से कहकर आर्या के नाम से पूजा कराई। पूजा की सारी विधियां, आहुति, सामग्री आदि सब आर्या के हाथों से ही कराई गई। पूजा के बाद सभी लोग खुशी खुशी कमरे पर वापस आ गए। रात में आर्या मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी मुझे अभी और घूमना है, हम कल सुबह चलेंगे। भगत जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा तुझे जितना घूमना है आराम से जाना। ये सुनकर आर्या भी हंस पड़ी। अगली सुबह सभी लोग वापस अपने घर आ गए। घर आकर आर्या के पापा ने घर की शुद्धि के लिए भगत जी से एक छोटी सी पूजा कराई और सब कुछ ठीक हो गया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस कहानी को मैं और ज्यादा हॉरर नहीं बना पाया, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं इसमें बेवजह के हॉरर सीन डालता तो कहानी का जो स्वाद है वो बिगड़ जाता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अगली डरावनी और रोमांचक कहानियों की अपडेट मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक दास्तान के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।